रेडी स्टार्ट। कड़ाई और उदारता। अगर हम फिर लॉकडाउन जैसे हालात में पहुंच गए हैं तो यह जितना दुखद है उतना ही चिंताजनक भी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण में हो रही भयावह बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार ने राजधानी में 6 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। चूँकि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 30% तक पहुंच गई है, इसलिए यह फैसला अपरिहार्य हो गया था। रविवार को राष्ट्रीय राजधानी में 25,462 नए संक्रमितों का मिलना वाकई चिंता बढ़ा देता है। दिल्ली जैसी बाहरी आबादी वाले इलाकों में लोगों की सामान्य चहल पहल को रोकना ही होगा। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि घर से निकलने वाले सारे लोग अब भी मास्क तक नहीं पहन रहे हैं। यहाँ तक कि सभी पुलिस वालों को भी बचाव की परवाह नहीं है। जहाँ पुलिस मास्क पहनने के लिए बाध्य कर रही है, चालान काट रही है, वहाँ भी लोग पुलिस से बहाने लड़ने में पीछे नहीं हैं। ऐसे में सरकार के पास कड़ाई से कर्फ्यू लगाने के सिवा क्या रास्ता बच जाता है। दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ने मिलकर जो फैसला लिया है उसकी सराहना होनी चाहिए। तमाम राज्यों में शासन प्रशासन को समन्वय के साथ अपने फैसले लेने चाहिए। शादी जैसे जरूरी सामाजिक आयोजन को मंजूरी दी गई है तो यह भी हमने पिछले लॉकडाउन से सीखा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बार मजदूरों के पलायन की आशंका को लेकर भी सचेत हैं और उन्होंने मजदूरों को आश्वस्त करने की कोशिश की है कि यह छोटा लॉकडाउन है। सरकार अगर इस बार नहीं चाहती कि पलायन हो तो उसे पुख्ता इंतजाम करने होंगे। केवल सरकारों के बोलने से मजदूर नहीं रुकेंगे। यह हमारे शासन प्रशासन की कमी है कि हमने मजदूरों की सुविधाओं के बारे में अभी ढंग से सोचना भी नहीं शुरू किया है। समाज के इस निचले तबके को लॉकडाउन या कर्फ्यू जैसी स्थिति में सर्वाधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। खाद्य व आवास के साथ चिकित्सा सुरक्षा की ज़रूरत यहाँ सर्वाधिक है। आम लोगों को जांच, दवा और इलाज के स्तर पर जैसी तकलीफ हो रही है, उससे सवाल उठता है कि क्या ऐसा समय आ गया है जब भारत को बाहर से मदद की ज़रूरत है। सरकारों को अपनी क्षमता का आकलन करना चाहिए। बिहार में जहां नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त निर्देश दिए हैं। राज्य के 5 जिलों में सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश स्वागत योग्य है। केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाए और लोगों की आवाजाही को कम करके कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ा जाए। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर को लेकर
कोर्ट ने विशेष चिंता का इजहार किया है। हमारी सरकारों को कड़ाई के साथ साथ उदारता का भी परिचय देना होगा। कर्फ्यू का मतलब यह नहीं कि किसी कोरोना मरीज को इलाज में असुविधा हो या उस तक जरूरी सामान भी नहीं पहुंच पाए। संक्रमण दर अगर बहुत ज़्यादा है तो अकेले रहने वाले लोगों, बुजुर्गों इत्यादि को बहुत परेशानी होने वाली है। अतः खान पान, सेवा और ज़रूरी सामान की लोगों तक आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। आज सरकारें जैसा व्यवहार करेंगी उसे सदियों तक याद किया जाएगा। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। इतिहास इस गलती पर शायद माफ़ करे। महाराष्ट्र में हर 3 मिनट में एक कोरोना मौत, लेकिन राजनीतिक दल पश्चिम बंगाल में धड़ल्ले से रैलियां कर रहे हैं। नतीजा यह कि इस राज्य में भी कोरोना के रोगियों की रोजाना वृद्धि 20 गुना हो गई। जब लाखों श्रद्धालु कुंभ स्नान के लिए जमा हो रहे थे, आपदा कानून की सख्तियों के बावजूद इस आयोजन को केंद्र या राज्य की सरकार ने नहीं रोका। महामारी विकराल होती गई। चुनाव को एक चरण में करवाने को चुनाव आयोग न जाने किस आधार पर खारिज कर रहा है, जबकि चुनाव प्रबंधन का कोई भी विशेषज्ञ इसके समर्थन में नहीं है। जहां कोरोना के पहले दौर में केंद्र के सही फैसले, राज्य सरकारों की सक्षम भूमिका और समाज की सकारात्मकता से लाखों जानें बची थीं, वहीं दूसरे दौर की कोरोना विभीषिका के पीछे के दोषी साफ दिखाई दे रहे हैं। कहाँ गया 35,000 करोड़ का वैक्सीन बजट? जनवरी में सीरो टेस्ट से समझ में आने लगा था कि अभी 90% आबादी संक्रमण की गिरफ्त में आ सकती है। जब 4 दिवसीय टीका दिवस मनाने का आह्वान हो रहा था, तो दुनिया से सबसे बड़े टीका निर्माता क्षमता बढ़ाने के लिए तत्काल 3,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे और 5 राज्य टीके की भयंकर कमी की बात कह रहे थे। इतिहास लेखन निर्मम होता है और वह जहां पहले दौर में सत्ता वर्ग द्वारा लिए गए फैसलों की तारीफ करेगा, वहीं दूसरे दौर की असफलता के किरदारों का निर्मम विश्लेषण भी करेगा। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। बदलाव न स्वीकारना ही भय का कारण है। चुप्पी ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर से आती है, बाहर से नहीं। चुप्पी का मतलब किसी से बात न करना या कोई काम न करना नहीं है। शांति का मतलब है कि आप भीतर से परेशान नहीं हैं और आपके अंदर कोई शोर नहीं है। अगर आप सचमुच में शांत और चुप हैं तो कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न आए, आप हमेशा ही अपनी चुप्पी का आनंद उठाएंगे। जीवन में ऐसी भी स्थितियां आती हैं जब आपको लगता है कि आप खामोश हैं और आपके चारों ओर शांति है, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है। यह शांति नहीं है,
आपको यह कला अर्जित करनी होगी कि तमाम दैनंदिन क्रियाकलापों के बीच अंदर से शांति का एहसास कैसे हो। इसके लिए हमें अपने सोचने और देखने का नज़रिया बदलना होगा। हमें यह जानना होगा कि चुप्पी हमारे भीतर से आती है। अपने आसपास के लोगों से बातचीत बंद कर देना चुप्पी नहीं है। भोजन करने के लिए बैठना भी आंतरिक शांति हासिल करने का अवसर हो सकता है। भले ही इस दौरान दूसरे लोग बात कर रहे हों, आपके लिए ऐसे में भी आंतरिक शांति का एहसास करना संभव है। बुद्ध सैकड़ों भिक्षुओं से घिरे हुए रहते थे। बेशक वह भिक्षुणियों के बीच उठते बैठते और उन्हीं के साथ भोजन करते थे। इसके बावजूद वह हमेशा अपनी आंतरिक शांति में डूबे रहते थे। बुद्ध ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया था कि अकेले रहने या चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि आप जंगल में रह रहे हैं। संघ में रहते हुए, बाजार हाट की भीड़ में होते हुए भी आप शांति और एकांत का आनंद उठा सकते हैं। अकेले रहने का मतलब यह कतई नहीं है कि आपके आसपास कोई नहीं है। अकेले रहने का मतलब यह है कि आप जीवन की मौजूदा स्थिति से भली भांति वाकिफ़ हैं और यह भी जानते हैं कि वर्तमान में आपके आसपास क्या कुछ घट रहा है। सम्यक ज्ञान होने पर आप अपनी हर भावना, हर सोच से अवगत हो सकते हैं। वैसी स्थिति में आप यह भी जान सकते हैं कि संघ में आपके आसपास क्या हो रहा है। तब भी आप अपने में ही रहते हैं और एक क्षण के लिए भी अपनी आंतरिक शांति की स्थिति से नहीं डिगते। बुद्ध ने इसे ही शांति और अकेलेपन की आदर्श स्थिति कहा है। अतीत के मोह में नहीं पड़ना है, नहीं भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित होना है, बल्कि शरीर और मन को स्थिर करके हमेशा वर्तमान में रहना है। यही आदर्श अकेलापन है। जब हम अपने डर पर गहराई से विचार करते हैं तो पाते हैं कि हम यथास्थिति की कामना करते हैं। हम परिवर्तन से भयभीत रहते हैं। हमारा क्रोध, हमारा भय और हमारी निराशा वस्तुतः अपने और पराये से संबंधित हमारी भ्रांत धारणा से उपजी है। अगर हम गहराई से ध्यान करें तो पाएंगे कि हमारी अपनी धारणाओं का जीवन की वास्तविकताओं से कोई संबंध नहीं है। हम अपनी सच्ची प्रकृति के बारे में जान सकते हैं। हम जीवन की सच्चाइयों के बारे में जान सकते हैं। यह सम्यक ज्ञान प्राप्त करने पर हम भय से मुक्त हो जाते हैं। जब हम जन्म और मृत्यु से रहित आंतरिक और सम्यक ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हमारे जीवन का हर क्षण आनंद से भरा हो सकता है। आकाश में बादल के टुकड़े को तैरते हुए देखिए। बादल का वह टुकड़ा बदलना नहीं चाहता, वह इसी का खामियाजा भुगतता है। जबकि इस भय से उबरकर वह वर्षा की बूंदों में बदलकर पृथ्वी का
उपकार कर सकता है। सम्यक ज्ञान के जरिए मनुष्य भी भय की इस भावना से उबर सकता है। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। बंदी का सहारा। समूचे देश के साथ साथ दिल्ली में भी कोरोना विषाणु के संक्रमण के मामले जिस तेज़ी से बढ़ रहे थे, उसमें यहाँ किसी सख्त कदम की आशंका पहले से जाहिर की जा रही थी। यूँ पिछले हफ्ते पहले रात्रिकालीन कर्फ्यू और फिर शनिवार और रविवार को पूरी तरह बंदी की घोषणा हुई। तभी ऐसे संकेत मिल गए थे कि संक्रमण के मामलों में तेज इजाफे के मद्देनजर सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है। अब दिल्ली सरकार ने एक बार फिर राजधानी में कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। फिलहाल अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए दिल्ली में ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर अमूमन सभी सार्वजनिक गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी। निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति आने की इच्छा किसी की भी नहीं रही होगी, लेकिन सच यह है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों के भीतर संक्रमण की रफ्तार जिस तेज़ी से बढ़ी, उसने सबके माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। हालत यह है कि यहाँ संक्रमण की दर 30% तक हो गई है और एक दिन में नए मामलों की संख्या 25,000 तक पहुँच गई। हालांकि सरकार की ओर से पिछले कुछ समय से आम लोगों से यह अनुरोध किया जा रहा था कि वे संक्रमण से बचाव को लेकर सावधानी बरतें। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी होगा, लेकिन इसके बावजूद इस पर काबू नहीं पाया जा सका। जाहिर है, एक ओर सरकार ने समय रहते एहतियाती कदम नहीं उठाए, दूसरी ओर लोगों को भी अपनी ओर से सावधानी और बचाव के उपायों पर अमल करना बहुत ज़रूरी नहीं लगा। नतीजन हालात लगातार बिगड़ते चले गए। ऐसी स्थिति में संक्रमण पर काबू पाने के लिए कर्फ्यू या बंदी का जो मौजूदा और तत्कालिक उपाय है, उस पर अमल करना वक्त की ज़रूरत थी। हालांकि इससे पहले महाराष्ट्र सहित दूसरे कुछ राज्यों में जिस तरह तेज़ी से तस्वीर बिगड़ती जा रही थी, उसे देखते हुए यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि कोरोना की इस दूसरी लहर का जोर ज़्यादा घातक है और बचाव की कवायदों के बावजूद यह शायद इतनी आसानी से काबू में नहीं आए। इस महामारी के इलाज के मोर्चे पर अस्पतालों में अब तक कोई नया तरीका या संशोधन का सहारा नहीं विकसित हुआ है। साल भर पहले की तरह ही अस्पतालों में बिस्तरों की कमी के साथ साथ दूसरी तरह की अव्यवस्था कायम है। इसके समांतर टीकाकरण का काम भी चल रहा है। इस सब के बीच दिल्ली में लगभग सभी सार्वजनिक गतिविधियों पर पाबंदी कोरोना के संक्रमण को काबू में लाने में शायद सहायक साबित हो, लेकिन इसके साथ साथ आम जनजीवन और अर्थव्यवस्था से जुड़ी गतिविधियों पर इसका जो असर पड़ेगा, उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। दिल्ली में संपूर्ण कर्फ्यू की घोषणा के साथ ही एक बार फिर यहाँ से
बाहर जाने वाली बसों और ट्रेनों के लिए जिस तरह भीड़ उमड़ी है वह फिर पिछले साल की त्रासद तस्वीरों की याद दिला रही है। रोजी रोटी और जिंदा भर रह सकने के लिए दिल्ली जैसे महानगरों में मिलने वाले काम पर निर्भर गरीब और मजदूर तबके के लोग एक बार फिर लाचार और निराश होकर अपने गांव का रुख कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस कर्फ्यू के छोटी अवधि का होने का आश्वासन दिया है, लेकिन साल भर पहले इसी तरह के भरोसे के बावजूद पूर्णबंदी के लंबा खींचने की याद शायद सबके भीतर बाकी है। इसलिए इसके प्रति चिंतित होना स्वाभाविक है। अब इसकी बस उम्मीद ही की जा सकती है कि सरकार अपनी व्यवस्था दुरुस्त करे, आम लोग बचाव के लिए पूरी तरह सावधानी बरतें और संक्रमण पर नियंत्रण हो, ताकि फिर से बाजार और सार्वजनिक गतिविधियां सामान्य हो सकें। स्टॉप। रेडी स्टार्ट। लॉकडाउन की वापसी। दिल्ली में 1 सप्ताह और राजस्थान में 15 दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा के साथ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने के आदेश के बाद यह तय है कि कुछ और राज्य इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र पहले ही लॉकडाउन लगा चुका है। यदि लॉकडाउन की वापसी हो रही है तो इसलिए कि और कोई उपाय नहीं रह गया था। लॉकडाउन की मजबूरी यह बताती है कि रात के कर्फ्यू बेअसर थे। यह अच्छा हुआ कि इस बार केंद्र सरकार ने अपने स्तर पर देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के बजाय राज्यों पर यह छोड़ दिया कि वे अपने यहाँ के हालात के हिसाब से फैसला लें। राज्यों को यह ध्यान रहे कि लॉकडाउन में न तो जरूरी सेवाएं बाधित होने पाए और न ही औद्योगिक उत्पादन थमने पाए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ औद्योगिक उत्पाद एवं कच्चे माल की आवाजाही का तंत्र बिना किसी बाधा के काम करता रहे। यह ठीक नहीं कि महाराष्ट्र और दिल्ली से कामगारों की वापसी होती दिख रही है। इन कामगारों में कारखाना मजदूर भी हैं। जब औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद नहीं किए जा रहे तो फिर कारखाना मजदूर क्यों पलायन कर रहे हैं? यदि लॉकडाउन के कारण उद्योगों का पहिया थमा तो फिर से एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसे में यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि राज्य सरकारों की ओर से जनता को यह संदेश दिया जाए कि अब की बार अलग तरह का लॉकडाउन है, जिसमें जरूरी सतर्कता यानी कोविड प्रोटोकॉल के साथ काफ़ी कुछ चलता और खुला रहेगा, जैसे ई-कॉमर्स डिलीवरी और कुछ पाबंदियों के साथ सार्वजनिक परिवहन। वास्तव में इस आशय का केवल संदेश ही नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि ऐसे जतन भी किए जाने चाहिए कि लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम असर हो। लॉकडाउन की अवधि में जिन आर्थिक व्यापारिक गतिविधियों के लिए अनुमति दी गई है, वहां संक्रमण से बचे रहने की पूरी सावधानी बरती जाए।
इसके लिए जितनी कोशिश शासन प्रशासन को करनी होगी, उतनी ही आम लोगों को भी यह भी ध्यान रखना जाना चाहिए कि यदि न चाहते हुए लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है तो कोरोना संक्रमण के बेलगाम होने के साथ साथ कुछ भूलों के कारण भी, जैसे जनवरी फरवरी के बाद आम जनता ने बेफिक्री दिखाई, वैसे ही उन्हें दिशा देने या उनका नेतृत्व करने वालों ने भी समझाना कठिन है कि संक्रमण की दूसरी लहर की आशंका के बाद भी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम और खासकर रैलियां करने की क्या ज़रूरत थी। कम से कम अब तो आम लोगों और नीति नियताओं को जरूरी सबक सीख ही लेने चाहिए। स्टॉप। रेडी, स्टार्ट। एक साथ चुनाव का मुद्दा बेनतीजा क्यों? समझदार उसे कहते हैं जो समय पर चेत जाए, खासकर तब जब हालात सामान्य न हो। कर्नाटक सरकार ने सोमवार को पंचायत चुनाव टालने का फैसला किया और पिछले महीने मध्य प्रदेश सरकार ने भी अदालत के दखल के बाद स्थानीय निकायों के चुनाव टाल दिए थे। राजस्थान में भी 12 जिलों में जिला परिषद व पंचायत चुनाव होने हैं। ये चुनाव महीनों से टलते आ रहे हैं। उम्मीद है राजस्थान भी मध्य प्रदेश व कर्नाटक सरकार की राह पर जाएगा। लोकतंत्र में चुनाव के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या जान की कीमत पर चुनाव कराने का जोखिम लिया जा सकता है? ताज़ा उदाहरण हमारे सामने है। चुनाव के बाद केरल और तमिलनाडु में हुआ कोरोना विस्फोट चौंकाने वाला है। एक महीना पहले केरल में एक दिन में 2000 मामले सामने आए थे। अब यह संख्या बढ़कर 18,000 पार हो गई। ऐसे ही एक महीने पहले तमिलनाडु में 1000 मामले अब 10,000 पार हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी की तस्वीर भी इनसे अलग नहीं है। बीमारी के कारण चुनाव टालने का मामला पहले कभी सामने नहीं आया। पंजाब और कश्मीर में हिंसा के चलते पहले चुनाव टाले जा चुके हैं। कोरोना महामारी को अलग भी कर दिया जाए तो देश हर 6 महीने में चुनाव का सामना करता है। राजस्थान में 1.5 साल के भीतर 4 बार स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव हो चुके हैं, लेकिन 12 जिलों के पंचायत चुनाव अब भी बाकी हैं। चुनाव एक साथ एवं कम समय में कराने को लेकर अनेक बार चर्चा तो चली, पर किसी मुकाम तक न पहुंच सकी। सवाल उठना लाजमी है कि इस मुद्दे पर सहमति क्यों नहीं बन पा रही। ऐसे मुद्दों पर राजनीति तो होती है, लेकिन राजनीतिक दल किसी नतीजे पर पहुंचते नहीं दिखते। चुनाव सुधारों को लेकर चुनाव आयोग भी सरकारों से अनुरोध करता रहा है, लेकिन बात है कि बन नहीं पा रही। एक साथ सभी चुनाव की बात तो दूर, क्या राज्य में स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव एक साथ नहीं हो सकते? हर 6 माह के भीतर चुनाव कौन सी समझदारी है? इन चुनाव को तो 2-4 माह आगे किया जा सकता है। इसके लिए जिस इच्छा शक्ति की ज़रूरत है वह सरकारों के पास
नज़र नहीं आती। सरकारें इस दिशा में पहल नहीं करेंगी तो क्या स्थिति और खराब नहीं होगी। बार बार आचार संहिता सरकार काम को तो बाधित करती ही है, जनता का पैसा भी बर्बाद होता है। अच्छा हो कि इस मुद्दे पर सहमति बनाने की पहल केंद्र सरकार करे। ईमानदार प्रयास होंगे तो नतीजों की उम्मीद की जा सकती है। चुनाव जरूरी है, लेकिन कब और किस कीमत पर, इसका फैसला तो हमें ही करना होगा। स्टॉप।